गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेसन फोर्थ, सांवले सपनों की याद। और इसके राइटर हैं जाबिर हुसैन। जाबिर हुसैन का जन्म 1945 में नालंदा बिहार में हुआ था। आप 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री बने। 1995 में बिहार विधान परिषद के सभापति रहे। आपकी रचनाएं हैं जो आगे है, डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लूंगा एक नदी रेत भरी। यह पाठ 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। तो किस विधा में लिखा गया है? संस्मरण विधा में लिखा गया है। डायरी शैली से, डायरी डायरी क्या शैली की डायरी है, और संस्मरण विधा मतलब विधा नहीं, विधा तो डायरी कहलाएगी, और संस्मरण मतलब याद किया गया है। तो सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। यहाँ भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छूती है। तो बच्चों, सबसे पहले इस चैप्टर को शुरुआत करने के पहले हम इस पाठ का सारांश समझ लें। सारांश कुछ इस प्रकार है। सारांश में आप सभी जब जानते हैं कि मृत्यु को अटल है, और हर किसी ने अपने अपने ढंग से कहा है। गीत अगर सुना होगा तो एक गीत है कि जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, और मौत महबूबा है, अपनी साथ लेकर जाएगी। मौत इतनी खूबसूरत होती है कि जिसे पाकर लोग अपना जीना भूल जाते हैं। मौत को अंतिम विश्राम स्थली माना गया है। यह सालिम अली का अंतिम पलायन है। पलायन कहलाता है जब कहीं से कोई गुजर जाता है, चला जाता है। अंतिम विदाई है। ये प्रकृति के साथ विलीन होने जा रहे हैं। अब उन्हें लौटाया नहीं जा सकता। वे अब चिर निद्रा में हैं। एक बार उन्होंने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, जो आदमी की भूल है। भला कोई व्यक्ति अपनी कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुन करके अपने अंदर रोमांच का सोता फूटता हुआ अनुभव कर सकता है। यह उनके दिल का एहसास था। अंतिम विदाई के समय, अंतिम यात्रा के समय जो राइटर के मन में भाव पैदा हुए हैं,
उन्होंने उसी को डायरी शैली में लिखा है। तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पर उन्होंने बताया कि कृष्ण की बात उन्होंने बताई कि ये कोई सर्टिफाइड डेट नहीं है, पता है कि कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रचाई थी और जिससे सारा वृंदावन संगीतमय हो गया था। सभी लोग बंसी की मधुर आवाज को सुन करके मंत्रमुग्ध हो गए होंगे। कब कृष्ण ने शंख पर शोक जो तो गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया और माखन भरे भाड़े फोड़े थे, पता नहीं ये सब कब हुआ था, किस तारीख को हुआ था। लेकिन आज भी वृंदावन की गलियों और नदी के सावले पानी में सब कुछ कृष्णमय लगते हैं। सूर्यास्त से पहले जब वाटिका का माली पर्यटकों को हिदायत देता है कि तो ऐसा लगता है कि मानो कुछ ही क्षणों में वे अर्थात श्री कृष्ण वहां आ जाएंगे और वृंदावन को संगीत के जादू से सराबोर कर देंगे। वृंदावन कभी भी कृष्ण की बांसुरी के जादू से अछूता नहीं रहा। कोरी कल्पना के संसार में इन प्रश्नों का उत्तर तलाशने से पूर्व उस कमजोर शरीर वाले मनुष्य पर दृष्टि डाली जाए जिसे हम सालेम अली के नाम से जानते हैं। सालेम अली लगभग 100 वर्ष तक जीवित रहे थे, फिर भी उनकी आंखों में यह ज्योति थी जो पक्षियों की खोज और देखभाल के प्रति समर्पित थी। उनकी दूरबीन आंखों पर से अंतिम समय में ही उतरी थी। तो सालेम अली अद्वितीय पक्षी विशेषज्ञ थे। एक बार वे क्या हुआ कि वे एकांत समय में बिना दूरबीन के भी देखे गए। उनकी नज़रों में जादू था। वे प्रकृति के कायल नहीं बल्कि प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल थे। अपने चारों तरफ उन्होंने प्रकृति की एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया गढ़ी थी। इस दुनिया के निर्माण में उनकी पत्नी तहमीना ने उनका पूरा पूरा साथ दिया था। साइलेंट वैली में एक बार क्या है, वो रेगिस्तानी हवाओं से सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने स्वर्गीय प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मुलाकात की थी। चौधरी चरण सिंह जो ऐसे आदमी थे जो कि गांव की मिट्टी से बिलोंग करते थे और वे सालिम अली की चिंता को भी जानते थे। लेकिन आज राइटर कहते कि आज ऐसा समय है, न तो यहाँ पर चौधरी चरण सिंह हैं और न ही यहाँ पास अपने सालिम अली रहे। यहाँ पर सालिम अली की आत्मकथा फॉल ऑफ अ स्पैरो के नाम से जानी जाती है। एक घटना के अनुसार कब किसी ने लारिस की पत्नी से उनके बारे में पूछा तो लारिस की पत्नी का जवाब था कि लारिस के विषय में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना असंभव। मेरे घर की छत पर बैठने वाली गौरैया उनके विषय में मुझसे ज्यादा जानती है।
इसका मतलब ये है कि फ्रीडा, उसका यहाँ पर बता दें, लॉरिस की बीवी का नाम था फ्रीडा। तो फ्रीडा से जब पूछा गया कि भाई आप अपने पति के बारे में बताइए कुछ, उन्होंने कहा कि मुझसे ज़्यादा तुम्हें क्या है, ये गौरैया पक्षी उनके बारे में ज़्यादा जानती है। मतलब राइटर कहने कहने का मतलब, या फ्रीडा का कहने का मतलब ये था कि मेरे पति ने मुझसे कहीं ज़्यादा समय इन पक्षियों को दिया है। और सलीम अली की आत्मकथा यहाँ पर हो गया। इसके बाद जटिल जीवधारियों के लिए सलीम अली सदा से एक पहेली बने रहेंगे। बचपन में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरी नीले रंग की गौरैया ने उनकी जिंदगी में की दिनचर्या ही बदल दी। हुआ ये था कि एक बार उनकी एयरगन से एक नीले रंग की गौरैया गिर गई थी, घायल होकर गिर गई थी। और उसी के पालने पोसने, उसी की देखभाल करने के बाद ये पक्षियों से इनका एक लगाव हो गया। वे नई नई खोजें करते रहते और आगे अनवरत बढ़ते रहे। वे लारिस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। वे प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय एक अथाह सागर बन करके उभरे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव से परिचित हैं, उन्हें लगता है कि वे आज भी पक्षियों की सुराग जानने के लिए लगे हैं और अभी गले में दूरबीन डाले खोजपूर्ण नतीजे के साथ लौट आएंगे। राइटर इतना भावुक है, जानता है कि सालिम अली अब इस दुनिया में नहीं रहे, फिर भी उनको ऐसा लगता है कि शायद ये अभी क्या है, गले में दूरबीन डाल करके और लौट रहे होंगे यात्रा के बाद। मतलब अपने बीच में नहीं है, फिर भी क्या लगता है कि अपने बीच में बने हुए हैं, है ना। एक ऐसे ऐसे एक मन में एक भ्रम सा जैसे हो जाता है कि नहीं, कुछ दिनों तक तो होता ही है ऐसा भ्रम। याद में जब आदमी खोया रहता है तो उनको सालिम अली की यादों में खोए हुए हैं। और इसी विषय वस्तु का यहाँ पर क्या है, मैंने बताया कि टोटल जावेद हुसैन साहब ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। देखिए पाठवाचन में, सुनहरे परिंदे के खूबसूरत पंखों का पर सवार सावले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव। यहाँ पर जीवन में इस बात का जरूर हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिंदगी में ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है कि जो इस दुनिया से चला गया है वह कभी लौट करके आएगा। ये सब जानते हैं। जानने के बाद में भी हर व्यक्ति के मन में एक भाव रहता है कि जो जा रहा है वो जाने वाले हो सके तो लौट के आना, लेकिन हो ही नहीं सकता। ये चीज़ क्या है, हो ही नहीं पाती है। इसलिए क्योंकि ये चीज़ें क्या संभव है ही नहीं। तो सालिम अली की जब अंतिम विदाई जा रही थी तब वहाँ पर, और उनको अंतिम यात्रा में लेकर के जा रहे थे, तो इसी बात को लेकर के यहाँ पर जिक्र किया गया है। और
राइटर ने इन्हीं का जिक्र करते हुए बताया। अब वो कहते हैं कि सुनहरे परिंदों के खूबसूरत, मतलब जिस अंतिम यात्रा में उनके तरह तरह के जो पक्षियों के जो पंख थे उनको भी रख दिया गया था। सभी लोग खामोश शांत थे और उनकी अंतिम यात्रा उनके साथ में जा रहे थे। राइटर कहता है कि किसी कोई ऐसा हो जो उनको रोक सके, और ठीक है, कहाँ संभव है। इसलिए आगे इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालेम अली। 100 यात्रा है, अंतिम यात्रा है। सबसे पहले उन्हीं को ले जाया जा रहा है, और उसके हुजूम में, इस भीड़ में, इस जन सैलाव के बीच पीछे पीछे लगा हो उनके, अपने कंधों पर सैलानियों की तरफ अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए। जैसे सैलानी लोग हैं, वैसे अपने कंधे पर अपना पूरा वजन उठाए, अपनी पूरी जिम्मेदारियां निभाते हुए आज इस दुनिया से जा रहे हैं। लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से अलग है, क्योंकि सभी पिछले जो जितने भी सफ़र थे उनके जीवन के, उसमें वो लौट करके आते थे, फिर नए सफ़र में जाते थे। राइटर कहता है कि अब आज जो जिस सफ़र में जा रहे हैं सालिम अली, अब कभी लौट कर के आएंगे नहीं। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है, क्योंकि इस ज़िंदगी में जो भी सांसारिक जन है ना, तो उनको भीड़ भाड़ बड़ी ज़िंदगी में क्या है, कहीं ना कहीं तरह तरह की परेशानियां हैं, तरह तरह के तनाव हैं। अब ये राइटर कहते हैं कि अब ये एक चिर निद्रा में जा रहे हैं। अब यहाँ पर जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर कोई तनाव नहीं। अब तो वे उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं, जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उन्हें लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। राइटर ने बताया कि यहाँ पर भावुक होकर के लेखक बताना चाहते हैं कि अगर कोई चाहे भी कि अपनी पूरी, कोई प्राण दे करके भी चाहे ना कि हम प्राण दे दें, सालिम अली आ जाएं, तो क्या संभव है? संभव नहीं। ये चीज संभव है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये संभव इसलिए नहीं है क्योंकि कोई भी कितना भी कोशिश करे, और कितनी कोशिश करने के बाद में भी संभव तो हो ही नहीं सकता कि कहीं पर कोई जो इस दुनिया से गया है वो लौट आ जाए। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सोए हुए पक्षी किसे कहा गया? सालिम अली को कहा गया है, क्योंकि कोई यहाँ पर इनको फिर से जिंदा करना चाहेगा, ये संभव कोई नहीं चाहेगा। क्यों? क्योंकि सभी को मालूम है कि अब जिंदगी का सफ़र पूरा हो चुका है, और सभी को मालूम है कि हम चाहेंगे भी तो क्या, अपने जिस्म की हरारत, अपने जिस्म की धड़कनें दे करके, और उन्हें जिंदा नहीं किया जा सकता है ना। और ये पक्षी क्या है, अर्थात ये चिर निद्रा में सो गए। राइटर कहते हैं कि वर्षों पहले खुद सालिम अली ने बताया था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है
लोगों की सोच होती है। लोग कभी भी एक समाज में भी व्यक्ति क्या दूसरे लोग से ज़्यादा नाराज इसीलिए होते हैं ना, वो क्या है अपने तरीके से अपने व्यवहार के आधार पर दूसरों से व्यवहार की अपेक्षा रखते हैं। अगर कोई व्यक्ति ईमानदार है तो वह चाहता है कि दुनिया के लोग उसके साथ ईमानदारी से पेश आए, और जो ईमानदारी से पेश नहीं होता उससे वो नाराज हो जाते हैं। और जब फिर क्या है, वो जिससे बातचीत करें, जिससे वो मिल रहे हैं, वो तो भाई बेईमान है, तो वो बेईमानी ही करेगा, उससे क्यों अपेक्षा करते कोई ईमानदारी से पेश आएगा। लेकिन क्या है आदमी की आदत होती है। तो वो बता रहे हैं कि पक्षियों को भी क्या है, आदमी जब आदमी को इस नज़र से देखता है तो पक्षियों को भी इसी नज़र से देखता है, आज उसे मनुष्य की तरह देखता है। जबकि ये गलत है। पक्षी भाई उसके देखिए फिजिकली जो स्ट्रक्चर उसका अलग है, मेंटली जो जो उसकी कैपेबिलिटी उसकी अलग है, ठीक है। तो उसको आदमी से कैसे कंपेयर किया जा सकता है। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का श्रोता फूटता महसूस कर सकता है। डॉक्टर कहते हैं कि जैसे पक्षी जब क्वेश्चन मार्क है, अगर व्यक्ति वास्तव में जो व्यक्ति क्या है, अगर वो उसमें संवेदनाएं हैं तो पक्षियों की चहक सुन करके और उसके अंतर मन में क्या है खुशी का झरना फूट जाएगा, बहने लगेगा। और अगर क्या है उसका मन नीरस है तो क्या है उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एहसास की ऐसी ही एक उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम था सालिम अली। मिथक की तरह यहाँ पर राइटर ने यहाँ पर मिथक कहा है, पूरी कल्पना की तरह उनको बताया। जैसे क्या है रियल में और इमेजिनरी में। तो रियल में क्या है कहीं पर कोई भी चीज़ होती है तो वो क्या है उसकी एक सीमा होती है, तो इसका निश्चित। लेकिन क्या इमेजिनरी में क्या होता है इम्पॉसिबल, जहाँ पर वो चीज़ें भी क्या है संभव हो जाती है। पता नहीं इतिहास में कब, आगे राइटर कहते हैं कि देखिए वो ये बताना चाहते हैं यहाँ पर कि मैंने जब पहले बताया था ये चीज़ नहीं बताया कि एक्चुअली वो ये बताना चाहते हैं कि जैसे आज भी सालिम अली भले इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों के बीच में क्या है अपनी उपस्थिति इसी दर्ज करा रहे हैं। जैसे वो एग्जाम्पल बता रहे हैं श्री कृष्ण का, एग्जाम्पल बता रहे हैं कि श्री कृष्ण वृंदावन में किस तारीख को किस महीने किस साल में जो तो रासलीला की थी ये किसी को पता नहीं, एक्यूरेसी कहीं पर मालूम नहीं है। लेकिन फिर भी आज क्या है कब वहाँ पर उन्होंने क्या है हड़िया फोड़ी थी, कब मक्खन चुराया था, कब क्या जो तो शरारत कौन कौन सी शरारतें की थी, है ना। तो लेकिन क्या है कब रासलीला रचाया था गोपियों के बीच साथ में, ये किसी को एक्यूरेट मालूम नहीं है किस डेट पर। लेकिन फिर भी आज वो कह रहे हैं कि वृंदावन के समय अगर शाम का समय होता है तो क्या है जब वहाँ पर जो तो नंदन कानन में जो ये बोल दिया जाता है भाई क्या है कि बाहर जाने की बात कही जाती है, तो ऐसा लगता है कि बस अभी श्री कृष्ण जो है तो चले आ रहे हैं। दूध दो छाली से अपने मुंह भरे थे, कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया था, कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी, और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। पता नहीं कब सब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ के
को चीर करके अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? ये साल यहाँ पर जावेद हुसैन कहते हैं कि वृंदावन में कितने 100 साल हो गए श्री कृष्ण को रासलीला रचाए रचाए हुए, कोई एक्यूरेट डेट भी नहीं मालूम, लेकिन आज भी ऐसा एहसास बना रहता है वृंदावन में कि बस कान्हा अभी आकर के बांसुरी बजाने ही वाले। तो ये क्या है, कभी भी वृंदावन श्री कृष्ण की यादों से खाली नहीं हुआ। उसी तरीके से हम हिंदुस्तानियों के बीच में सालिम अली कभी क्या है आंखों से ओझल होंगे, कभी क्या याद हमारे अंतर्मन की यादों से मिट जाएंगे, अर्थात कभी नहीं मिटेंगे। उन जैसा बड़ वाचर वर्ड वाचर बताया उन्होंने, राइटर ने कहा कि वर्ड वाचर पक्षियों को निगरानी करने वाला, देखभाल करने वाला शायद ही कोई हुआ है, लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरदर्शन के बिना दूरबीन के भी देखे गए। बर्ड वाचर थे, उनके जैसा कोई बर्ड वाचर नहीं था, और एकांत में क्या है वो बिना दूरबीन के भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नजरों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कारण होते हैं। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। यहाँ पर राइटर ये बताना चाहते कि सालिम अली जो थे जो कि प्रकृति को क्या है अपनी निगाहों से, अपने कर्तव्य से और अपनी निगाहों से क्या प्रकृति को बांध लेना चाहते हैं। होता क्या है, ये तब संभव होता है जब जो तो कॉन्शियस जो होता है अपना वो डेवलपमेंट हो जाते हैं, चेतना में वृद्धि होती है मनुष्य की, तब उसके आधार पर प्रकृति क्या है काम करती है। और शायद वो क्या है ये चीज़ सालिम अली के पास थी। आगे बता रहे राइटर कि उनकी जीवन साथी तहमीना, सालिम अली की पत्नी का नाम क्या था? तहमीना था, ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी थी, जिसकी उन्होंने शादी की थी, वो क्लासमेट थी इनकी। तहमीना तहमीना सालिम अली की क्लासमेट थी। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवाओं के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर के चौधरी चरण सिंह से मिले थे। वे प्रधानमंत्री थे। चौधरी चरण सिंह गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानते जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का भी चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा था। इससे उनकी आंखें नम हो गई थी। राइटर बता रहे हैं कि सालिम अली इंडिया प्रेसिडेंट चौधरी चरण सिंह से मिले थे और
केरल की साइलेंट वैली में जो रेगिस्तान से गर्म हवा आती थी, उसके प्रभाव से जो पक्षियों को नुकसान हो रहा था, उसकी जानकारी दी। किस तरीके से पक्षी मर जाते हैं, तो ये सब बातें क्या है, तो चौधरी चरण सिंह की आंखों में भी आंसू आ गया। राइटर के कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि अब ना तो सालेम अली बच्चे, ना चौधरी चरण सिंह बच्चे, जो कि इन पक्षियों की देखभाल कर सके, उस रास्ते को आगे प्रशस्त कर सके। आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है, कौन बचा है जो अब सोधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ आई स्पैरो। मुझे याद आ गया, डीएच लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया था कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। फ्रीडा चाहती थी चाहती तो ढेरों सारी बातें जो तो लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा, मेरे लिए साल जहाँ पर लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव है। मुझे मालूम होता है कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में मुझसे कहीं ज़्यादा जानती है। यहाँ पास उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि देखिए, मैं भी फ्रीडा ने ये बताने का प्रयास किया कि मुझसे कहीं ज़्यादा क्या है, समय मेरे पति क्या है पशु पक्षियों इन पक्षियों पर देते थे। इसके बाद ये आपको बता देते हैं, और इसमें से बुक में से ये देखेंगे और बता रहे हैं आप लोगों को कि इसमें जो लास्ट पैराग्राफ है, जो वो एक क्या सचमुच इतना खुला खुला और सादा जो दो दिल आदमी था, मुमकिन है लॉरिस मेरी रगों में मेरी हड्डियों में समाया हो। लेरिक लेकिन क्या है, मेरे लिए कितना कठिन है उनके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों में का जामा पहनाना। मुझे यकीन है कि मेरी छत पर बैठी गौरैया उनके बारे में और हम दोनों के ही बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। ये फ्रीडा के बारे में बताया गया कि फ्रीडा ने इस तरीके से जवाब दिया जब उससे पूछा गया लॉरेंस के बारे में। इसका आशय ये है कि देखिए, फ्रीडा ने जो बताया कि मेरे पति क्या है, कहीं ना कहीं हम लोगों से ज़्यादा, परिवार से ज़्यादा समय पक्षियों की देखभाल में दिए। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की यह गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्ते की तरफ ले जाती रही। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वे लॉरेंस की तरह जिंदगी का नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। राइटर यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि
सालिम अली को समझ पाना एक पहेली की तरह है। जैसे पहेली को जल्दी आदमी नहीं समझ पाता, इसी तरीके से सालिम अली को जल्दी नहीं समझ पाएंगे लोग। ठीक है। बचपन के दिनों में उनसे, बचपन में क्या हुआ था, एक एयरगन से उन्होंने शूट किया था, तो एक गौरैया, नीले रंग की गौरैया गिर गई थी। उसी की सेवा सुश्रिया में लग गए और इसके बाद में पक्षियों के प्रेम हो गए। अब आगे है, सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बना। यहाँ पर की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। टापू क्या होता है? समुद्र से घिरा रहता है। और समुद्र क्या है? टापू की सीमाएं हैं, लेकिन समुद्र की कोई सीमा नहीं होती। फिर उसकी लहरें जो होती हैं, अपनी मस्ती से क्या, जब भी जितना भी चाहे उछल कूद सकती है। वे लोग, जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वे आज भी पक्षियों की सुराग में ही निकले हैं, और बस अभी गली में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। जब तक वे नहीं लौटेंगे, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम हैं, साले बली, तुम कब आओ? देखिए, राइटर ने यहाँ पर जो बताने का प्रयास किया है कि पूरी तरीके से वो डायरी विधा में लिखा गया है। अपने पूरे इमोशंस, पूरी भावनाओं को उन्होंने इस पाठ में लिख दिया है। हम इनके प्रश्नोत्तर हम देखते हैं, और जब प्रश्नोत्तर को हम बताएंगे तो आपको और ज़्यादा ये अर्थ समझ में आ जाएगा। पहला है कि इस घटना ने सालेम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या है, एक बार बचपन में सालिम अली की एयरगन से एक गौरैया घायल, नीले रंग की एक गौरैया थी, वो घायल हो गई थी, गिर गई थी। और इसी घटना से सालिम अली के जीवन में क्या है, दिशा को बदल दिया था। वे गौरैया को की देखभाल और सुरक्षा में और उनके खोजबीन में जुट गए। और उसके बाद उनकी रुचि जो तो पूरी तरह से पक्षी संसार की ओर मुड़ गई, और वो पक्षी प्रेमी बन गए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा और जिससे उनकी आंखें नम हो गई हों? देखिए, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने रेगिस्तानी हवाओं के गर्म झोंकों और उनके दुष्प्रभाव को उल्लेख किया होगा। यदि इस हवा से केरल की साइलेंट वैली को न बचाया गया तो उसके नष्ट होने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। प्रकृति के प्रति ऐसा प्रेम और चिंता देखकर उनकी आंखें नम हो गई थी। क्वेश्चन नंबर अगला है, लारिस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लारिस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है? देखिए, लारिस की पत्नी फ्रीडा जानती है कि लारिस की गौरैया, लारिस को गौरैया से बहुत प्रेम था, और वे अपनी काफी जो तो समय से जो तो अपना समय गौरैया पक्षी पर बिताते थे। गौरैया भी जो तो उनके साथ में एक जीवन साथी की तरह हमेशा उसके साथ में रहती थी। इसी उनके इसी जो तो पक्षी प्रेम को उद्घाटित करने के लिए उन्होंने क्या यह वाक्य कहा।
आशय स्पष्ट कीजिए। वो लारिस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए। यहाँ पर लॉरेंस बनावट से दूर रह करके प्राकृतिक जीवन जीते थे और वो प्रकृति के से प्रेम करते हुए उसकी रक्षा के लिए चिंतित रहते थे। इसी तरह सालिम अली ने भी प्रकृति की सुरक्षा देखभाल के लिए प्रयास करते हुए सीधा एक सरल जीवन जीते थे। खा है कोई अपनी जीव जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी देखिए, मृत्यु ऐसा सत्य है जिसके प्रभाव स्वरूप जो तो मनुष्य सांसारिकता से दूर होकर चिर निद्रा और विश्राम प्राप्त कर लेता है। उसका हंसना, गाना, चलना फिरना सब बंद हो जाता है। मौत की गोद में विश्राम कर रहे सालिम अली की भी यही स्थिति थी। अब उन्हें किसी तरह से पहले जैसा अपशिष्ट अवस्था में नहीं लाया जा सकता। टापू समुद्र से उभरा हुआ छोटा भूभाग होता है, जबकि सागर अत्यंत विशाल और विस्तृत होता है। सालिम अली भी प्रकृति और पक्षियों के बीच बारे में थोड़ा भी जानकारी से संतुष्ट होने वाले नहीं थे। वे उनके बारे में असीमित ज्ञान प्राप्त करके अथाह सागर सा बन जाना चाहते थे। इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व के बारे में जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर लेखक सालिम अली का जो चित्र सामने खींचा है इस प्रकार है कि सालिम अली प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक होने के साथ साथ प्रकृति प्रेमी थे। एक बार बचपन में वहाँ पर क्या है, चित्र में क्या है, उनके गले में दूरबीन और होनी चाहिए। एक बार बचपन में उनकी एयरगन से घायल होकर के एक नीले रंग की गौरैया घायल हो गई थी, तो उसकी हिफाजत के लिए उससे संबंधित जो है तो जानकारी पाने के लिए उन्होंने जो भी प्रयास किया, इससे पक्षियों के बारे में उनको ज़्यादा जिज्ञासा हो गई और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया गया। घूम फिर कर पक्षियों के बारे में जानकारी एकत्र करते रहे और इस सुरक्षा के लिए चिंतित सुरक्षा के लिए चिंतित रहे। वे केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवाओं से झोंकों से बचाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से भी जो है तो मिली। वे प्रकृति के दुनिया में अथाह सागर बन गए थे। अब आगे आता है सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए कि भाई इस पाठ का नाम सांवले सपने ही क्यों रखा गया है। तो देखिए, सांवले सपनों की याद एक रहस्यात्मक शीर्षक है। इसे पढ़कर के पाठक जिज्ञासा से आतुर हो जाता है कि कैसे सपने, किसके सपने, कौन से सपने, ये अपने सपने क्यों हैं, कौन तुम सपनों की याद में आतुर हो, आदि तरह तरह के प्रश्न मन में उठने लगते हैं। तो सांवले सपने मनमोहक इच्छाओं के प्रतीक हैं, मन को मोहने वाली इच्छाओं के प्रतीक हैं। ये प्रसिद्ध सपने प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सालिम अली से संबंधित है। सालिम अली क्या है, ये सपने प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सालिम अली से संबंधित हैं। सालिम अली जीवन भर सुनहरे पक्षियों की दुनिया में खोए रहे हैं। वे उनकी सुरक्षा और खोज के सपनों में खोए रहे। वे अपनी हर किसी को नहीं, जो तो वे ये सपने हर किसी को नहीं आते। हर कोई पक्षी प्रेम में इतना नहीं डूबता
इसलिए आज जब सालेम अली नहीं है तो लेखक को उन सावले सपनों की याद आती है जो सालेम अली ने की आंखों में बसते थे। यह शीर्षक सार्थक है किंतु गहरा और रहस्यात्मक है। चंदन की तरह घिस घिस करके इसके अर्थ तथा प्रभाव तक पहुंचा जा सकता है। प्रस्तुत पाठ में पर्यावरण के प्रति कौन कौन सी चिंताएं व्यक्त की हैं? तो आसपास बड़ी खाली भूमि का पर अधिकाधिक पेड़ लगाएं। पेड़ पौधों को कटाने से बचाना चाहिए, इनकी कटाई न होने पाए। लोगों को पेड़ पौधे की महत्ता बतानी चाहिए। हम जल स्रोत को क्या है दूषित न करें और न ही लोगों को दूषित करने दें। फैक्ट्रियों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों और विषैले जल को जल स्रोत से न मिलने दें। प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का प्रयोग कम से कम करें। इधर उधर कूड़ा करकट को न फेंकें तथा ऐसा करने से दूसरों को कभी मना करें। विभिन्न रूपों में बार बार प्रयोग की जा सकने वाली वस्तुओं का प्रयोग करें। सूखी पत्तियों और कूड़े को जलाने से बचें तथा दूसरों को भी जो तो इस बारे में जानकारी दें। इस तरीके से बच्चों ये चैप्टर पूरा होता है। इसमें से जो चीज़ आपको पूछनी है आप लोग पूछ लीजिए। धन्यवाद।